यह मेरे प्रसव के अंतिम दिन चल रहे थे। मैं जानबूझकर पेट दर्द का बहाना करती थी ताकि मुझे कोई काम न करना पड़े। सारा दिन बिस्तर पर लेटे रहकर जब मैं सासू माँ से अपनी सेवा करवाती तो मुझे असीम प्रसन्नता मिलती थी। आज अचानक मेरा मन मायके जाने को करने लगा। मैंने तुरंत सासू माँ के सामने डॉक्टर से जांच करवाने का बहाना बनाया और झटपट मायके चली गई। वहां पहुंचते ही मेरी भाभी ने बिना देर किए मेरे हाथ में झाड़ू थमा दी। अभी मैं झाड़ू लगा ही रही थी कि अचानक मेरा पैर फिसला और मैं गिर पड़ी। भाई मुझे तुरंत अस्पताल लेकर भागे। नर्स जैसे ही मुझे प्रसव कक्ष लेबर रूम में लाई, मेरी नज़र सामने वाले बिस्तर पर लेटी हुई महिला पर पड़ी। उसे देखते ही मेरी रूह कांप उठी, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरा नाम रुक्मणी था, एक ऐसा नाम जो महारानियों, प्राचीन राजवाड़ों की शानो शौकत और शाही हरम की रानियों से जुड़ा था। यह नाम मेरी माँ ने बड़ी चाहत से रखा था। शायद वह मुझे दुनिया की हर खुशी से मालामाल देखना चाहती थी। मगर मेरी पैदाइश एक मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास के छोटे से घर में हुई थी, जहाँ सपने तो बड़े थे पर उन्हें पूरा करने के साधन बहुत सीमित थे। हमारा घर इतना छोटा था कि बरसात की पहली बूंद भी छत के प्लास्टर से टकराकर अंदर टपक जाती थी। मगर कहते हैं ना, किस्मत की लकीरें इंसान को वहां पहुंचा देती हैं जहां का उसने कभी सोचा भी नहीं होता। मेरी शादी की बात एक ऊंचे घराने, एक रईस खानदान में पकी हुई। ये खानदान सिर्फ दौलतमंद नहीं था, इनकी शोहरत और दबदबा पूरे शहर में था। जब मेरी सहेलियों को यह बात मालूम हुई तो उनके चेहरों पर जलन का रंग ऐसा था जैसे किसी ने उन पर लाल और पीला गुलाल बेदर्दी से मल दिया हो। उनकी आंखों में ईर्ष्या का जर साफ झलकता था। उनके लिए मेरा यह ऊंचे घर में जाना किसी ख्वाब से कम न था। और मैं खुशी से निहाल थी। मेरा मन मोरनी की तरह बेसाख्ता नाच रहा था। मेरे दिल में शहनाइयां बज रही थीं। मुझे लग रहा था कि मैंने तकदीर को अपने हाथों से बदल डाला है। वह लम्हा आखिरकार आ पहुंचा जब मैं अपनी इस कुटिया जैसे मकान से निकली, जिसकी हर ईंट मेरी गरीबी की गवाही देती थी और एक विशाल महल की रानी बनने जा रही थी। शादी के दिन हर रस्म, हर बात, हर किसी ने मेरे नसीब का गुण गाया। शादी की सुहागरात सेज पर मेरे पति विक्रांत, जिनका चेहरा चांद की तरह रोशन था, ने अपना हाथ मेरे हाथ में लिया और हजारों वादे और कस्में खाई थीं। उन्होंने कहा था कि वह हमेशा मेरा साथ देंगे, मुझे दुनिया की हर खुशी देंगे। मैंने सोचा, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। अब मेरी तकदीर में सिर्फ सुख और आराम ही आराम है। मगर कहते हैं ना, हर फूल के साथ एक कांटा भी होता है। हर बड़ी खुशी के आंचल में एक छोटा सा गम भी छिपा होता है, जो आपकी सारी खुशी को मिटाने की ताकत रखता है। इस कड़वी हकीकत का एहसास मुझे अपनी शादी की अगली सुबह हुआ। अपने मैके में मैं सुबह देर से उठने की आदी थी और मुझे किसी ने कभी टोका नहीं था। मेरा ससुराल भी आधुनिक, मॉडर्न था। हर कोई अपने समय के अनुसार जिंदगी गुजारता था। मुझे लगा था यहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी, मैं अपनी मर्जी की मालकिन होंगी। घर में था ही कौन? सिर्फ मेरे पति विक्रांत, मेरी सास शोभा देवी जो एक बावकार महिला थीं, और मेरी ननद लीशा जो कॉलेज में पढ़ती थी। इसीलिए मैं बेफिक्री से घोड़े बेचकर सो रही थी कि अचानक हमारे कमरे का दरवाजा किसी ने जोर जोर से खटखटाया। दस्तक की आवाज इतनी तेज और जबरदस्त थी जैसे किसी ने दरवाजे पर हमला कर दिया हो। विक्रांत भी इस आवाज से हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। उनकी नींद अचानक टूटी थी। मैं भी आंखें मलती हुई बिस्तर पर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे किसी अनहोनी का डर लग रहा था। दस्तक बढ़ती ही जा रही थी, जैसे कोई बहुत बेसब्र हो। विक्रांत ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने मेरी ननद लीशा खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जिद्दी मुस्कुराहट थी। वह विक्रांत को जैसे कोई गैर हो पीछे धकेलते हुए सीधा मुझ तक पहुंची और एक ही सांस में बोली, भाभी, आप अभी तक सो रही हैं? ये कोई वक्त है सोने का? ये रईसों का घर है, आपका मायका नहीं। जल्दी उठिए, मुझे आपके हाथ का नाश्ता करना है। मेरी सब दोस्तें अपनी भाभियों के हाथ का नाश्ता करती हैं और मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ? मैं इस अचानक, रूखे और अनुचित अंदाज पर हैरान और घबरा गई। मेरे दिल पर जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। लीशा के पीछे ही मेरी सास शोभा देवी भी आ गईं, जो लीशा को धीमी आवाज में डांट रही थीं। लीशा, ये क्या बचपना है बेटा? अभी तो बहू ने मीठा पहली रस्म भी नहीं बनाया। ये इस घर की रस्म है, इसे कैसे तोड़ सकती हो? लीशा तुरंत बोली। उसकी आवाज में और कड़वाहट आ गई। पहले मीठा बना लेंगी भाभी, वह भी मैं ही खाऊंगी, फिर मेरे लिए नाश्ता। भाभी, आप 15 मिनट में तैयार होकर रसोई किचन में आ जाएं। मुझे जोरों की भूख लगी है और मैं आज सिर्फ आपके हाथ का ही खाऊंगी। सास और ननद के जाने के बाद मैंने विक्रांत की तरफ मदद तलब और उम्मीद भरी नजरों से देखा। मुझे यकीन था कि वह जरूर मेरा समर्थन करेंगे, लेकिन वह अपनी बहन की इस हठधर्मी और नाजुक मौके पर की गई हरकत पर भी मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट मेरे दिल पर छुरी की तरह लगी। मुझे सख्त गुस्सा आया और मेरे लहजे में वह कड़वाहट आ गई जो मैंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं की थी। विक्रांत,
मुझे लीशा की यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप मेरे पति हैं, आपको जाकर उसे समझाना चाहिए था। मैं इस घर की बहू हूं, कोई नौकरानी नहीं जो हुक्म की इंतजार करूं। मेरी इस बात पर विक्रांत के माथे पर बल पड़ गए। उनकी आंखों में अचानक एक सख्ती आ गई, जिसे देखकर मुझे डर महसूस हुआ। उनका लहजा एकदम रूखा, ठंडा और खतरनाक हो गया। ऐसा लहजा जो मैंने उनमें कभी नहीं देखा था। रुक्मणी, आज तो तुमने यह बात कर दी है, मगर मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ न सुनूं। लीशा मेरी औलाद की तरह है। पिताजी के निधन के बाद मैंने इसे बाप बनकर पाला है। अगर तुमने आज के बाद लीशा की कोई भी बात मानने से इनकार किया या उस पर कोई उंगली उठाई तो मैं तुम्हें हाथ से पकड़कर तुम्हारे मैके छोड़ाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। विक्रांत की बातें सुनकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। ये अल्फाज किसी जहर से कम नहीं थे। भला कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा भी करता है? मेरे सारे ख्वाब, सारे अरमान एक ही झटके में चूर चूर हो गए थे। मैं फ्रेश होकर अपने आंसू पोंछकर रसोई किचन में चली गई। वहां लीशा की फरमाइशों की लंबी लिस्ट पहले ही तैयार थी, जैसे कोई महारानी अपने खादिमा को हुक्म दे रही हो। लीशा मेरे करीब आकर अपनी उंगलियों पर मुझे गिनाती रही कि उसे क्या क्या चाहिए। मैंने उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ बना डाला। दबी जबान से भी कोई शिकायत नहीं की। लीशा मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी थी। इतनी भी मासूम बच्ची नहीं थी कि उसे एहसास न होता कि एक नई दुल्हन के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। उसके कितने अरमान होते हैं जो वह पहली सुबह पूरे करना चाहती है। खैर, फिर तो जैसे मैं हर चीज की आदी होती चली गई। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था कि इस घर में लीशा का ही सिक्का चलता है और उसकी बात पत्थर पर लकीर है। मैं भी विक्रांत की खातिर लीशा के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आने लगी, उसकी हर फरमाइश पूरी करती। हमारी शादी को 4 महीने हो चुके थे, मगर अभी तक ईश्वर ने हमें औलाद की खुशी से महरूम रखा था। मैं दिन रात भगवान से दुआएं करती थी, मंदिरों में जाती, मन्नतें मांगती। मुझे पक्का यकीन था कि जब मेरी औलाद हो जाएगी तो मेरी अहमियत बढ़ेगी और लीशा की अहमियत घट जाएगी। विक्रांत का सारा ध्यान मुझ पर और बच्चे पर हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं तनाव, टेंशन वाले माहौल से निकलकर पुरसुकून जगह जाऊंगी तो औलाद होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसीलिए मैं हनीमून पर जाना चाहती थी। विक्रांत अपनी मसरूफियात से वक्त नहीं निकाल पा रहे थे, या शायद निकालना नहीं चाहते थे। मैंने उनके पीछे पड़ना जारी रखा तो वह सिर्फ मुस्कुराकर बात टाल देते। खैर, बड़ी मिन्नतों और विनतियों के बाद विक्रांत मेरी बात मान गए। वह बोले, हम हनीमून पर चलेंगे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं सारा दिन तैयारी करती रही, कपड़े, जूते, सब कुछ क्रम में रखा। रात को भोजन, डिनर पर उन्होंने सास को खुशदिली से बताया, माताजी, हम 3 हफ्तों के लिए हनीमून पर जा रहे हैं। हम वहां से शिमला, मनाली और धर्मशाला भी जाएंगे। एक पूरा लंबा दौरा होगा। ये सुनकर लीशा तो उछल पड़ी। वह तुरंत बोली, भैया, मुझे भी जाना है। मेरी सब सहेलियां भी घूमने गई हैं। आप मुझे भी साथ ले चलें। मैं बहुत बोर हो चुकी हूं घर में। सास ने लीशा को आंखें दिखाईं, डांटा, जबकि विक्रांत हमेशा की तरह मुस्कुरा पड़े और बोले, जरूर चलेंगे गुड़िया, तुम्हारे बिना भला हम कैसे जा सकते हैं। बस अब मेरे सब्र की इंतहा थी। मेरे सारे ख्वाबों पर पानी फिर गया था। आखिर मैं बोल ही पड़ी। मेरी आवाज में बहुत दुख था, लीशा, अपनी सहेलियों से पूछना कि क्या वह भी अपनी भाभी का हनीमून खराब करने गई हैं या वह परिवार टूर पर गई हैं। यह मेरा और विक्रांत का वक्त है। मेरी बात सुनकर लीशा तुरंत रोने लगी, एक मगरमच्छ के आंसू। मैं तुरंत खाने की मेज से उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे विक्रांत से बहुत डर आ रहा था कि वह अब मुझ पर चीखेंगे, चिल्लाएंगे और मुझे फिर से धमकी देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह कमरे में आए और खामोशी से सोने के लिए लेट गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह खामोशी मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लगी। सुबह हुई तो उन्होंने मेरा सारा पैक किया हुआ सामान गाड़ी में रखा और मुझे चलने को कहा। मेरी खुशी की तो इंतहा ही न रही। मुझे लगा कि मैं जीत गई हूं। मुझे यकीन हो गया कि अब लीशा कभी मेरी खुशियों के बीच नहीं आएगी। मगर यह क्या? विक्रांत ने मेरे मयके पीहर के गेट पर गाड़ी रोककर कहा। उनका लहजा बर्फ से ज्यादा ठंडा था। यहां उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। मैं, माताजी और लीशा शिमला की सैर को जा रहे हैं। तुम्हें हवा लगी हुई थी, तुम यहीं पर रहोगी। जब तक अक्ल न आए वापस मत आना। वह अल्फज नहीं थे, वह तीर नश्र थे जिन्होंने मेरा पूरा बदन छलनी कर दिया। मेरा दिल टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं लुटी पुटी जब घर में दाखिल हुई तो मेरी माँ ने मुझे अपने आगोश खोद में भर लिया। मेरी हालत देखकर वह बेइख्तियार रो पड़ी। 3 दिन तो सुकून से गुजरे। माँ ने मेरा हर तरह से ख्याल रखा, मगर फिर मेरी भाभी ने मुझ पर ताने तंज कसने शुरू कर दिए। वह मेरी माँ की परवरिश का मजाक उड़ाती कि कैसी बेटी की परवरिश की है जो 4 महीने भी अपना घर नहीं बसा सकी और ससुराल से निकाल दी गई। कुछ ही दिन गुजरे कि भाई ने भी कह दिया। उसके लहजे में बहुत रूखापन था।
रुक्मणी, अब तुम यहाँ मेहमान तो रही नहीं। मेहमान तो 2 दिन का होता है और तुम तो यहाँ लगातार डेरा जमा कर बैठ गई हो। अपनी भाभी के साथ काम में हाथ बटाया करो, यूं ही बैठी मत रहा करो। मुझे इन सबके रवैये से बहुत दुख हुआ। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुझे मेहनत करना पड़ रही थी। हमारे रिश्तेदार भी घर आकर 100 ताने, बुरी बातें सुनाकर जाते कि रुक्मणी का तो ससुराल में दिल ही नहीं लगता, इसीलिए उसे वापस भेज दिया गया। मुझे लग रहा था कि मैं अब एक बोझ बन गई हूँ। इन बातों से तंग आकर और अपनी इज्जत की हिफाजत की खातिर मैं 2 महीने बाद अपना सामान उठाकर वापस ससुराल चली गई। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरी सास ने मेरा बड़े प्रेम पूर्वक अंदाज खुशी से इस्तकबाल किया। उन्हें यकीनन मेरे लिए दुख महसूस हुआ होगा, जबकि लीशा मुझे देखकर सख्त बदमजा हुई और तुरंत एक जुमला कसा, भाभी, आपने तो बिना वजह आने की जहमत की है। मैं तो भैया के लिए दूसरी दुल्हन ढूंढ रही हूँ जो यहाँ हमेशा रहे और उनका ख्याल रखे। विक्रांत जब दफ्तर से वापस आए तो मुझे देखकर उन्हें जरा खुशी नहीं हुई। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की रह गई थी, लेकिन मैं अपने मैके से अपनी जिंदगी का सबक सीख कर आई थी कि शादी के बाद औरत की इज्जत सिर्फ उसके ससुराल में होती है। इसी कड़वी हकीकत की वजह से मैंने अपनी नई रणनीति बनाई। मैं लीशा की खुशामद तारीफें करती फिरती थी, उसकी हर बात मानती, उसको हर लिहाज से राजी रखती। मुझे यूं लीशा के आगे पीछे होता देखकर विक्रांत का रवैया भी मेरे साथ नर्म हो गया। मैं औलाद के लिए दुआएं मांगती न थकती थी। विक्रांत भी औलाद के ख्वाहिशमंद थे, मगर यह देर भगवान की तरफ से ही थी। हम दोनों स्वस्थ फिट थे। लीशा मुझे परेशान तंग करने की हर मुमकिन कोशिश करती, मगर मैंने नोट किया कि आजकल वह किसी और ही चक्कर में थी। वह मेरी तरफ कम ध्यान देती, सारा सारा दिन अपने कमरे में रहती, हर वक्त सजी संवरी रहती और घर से 2-2 घंटे के लिए गायब हो जाती। मैंने उसका राज जानने की ठान ली। यह मेरे बदले की पहली सीढ़ी थी। आखिरकार सच कब तक छिप सकता था? तो बात यह थी कि लीशा का किसी के साथ प्रेम इश्क चल रहा था। हमारे मोहल्ले में एक नया लड़का आया था, मध्यम कद, गहरा काला रंग और गरीबी की चक्की में पिसा हुआ लगता था। उसमें ऐसी कोई खूबी नहीं थी जिसकी बिना पर उससे मोहब्बत की जाती। वह एक आम सा गरीब लड़का था। मैं सारे मामले से लुत्फ उठा रही थी। मुझे अब अपना बदला लेने का मौका मिल रहा था। हर शाम वह लड़का लीशा को एक लिफाफा थमा जाता। उसके बाद लीशा कई घंटे के लिए अपने कमरे में बंद हो जाती, शायद वह खत पढ़ती। अब मैंने ठान लिया कि अपने पति को उनकी लाडली बहन का असली रूप दिखाऊंगी। जब भी मैं और विक्रांत इकट्ठे बैठते, मैं उनसे यही कहती, विक्रांत, लीशा का कहीं अच्छी जगह रिश्ता ढूंढ लें। जवानी बड़ी कमजोर होती है। आजकल का तो जमाना भी अच्छा नहीं है। आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। विक्रांत मेरी बात से चिढ़ जाते और कहते, जमाना जैसा भी हो, मेरी बहन को इस जमाने की हवा नहीं लगी। वह बहुत मासूम है। मैं दिल में उनकी इस खुशफहमी पर खूब हंसती। मैं अब लीशा की पूरी जासूसी कर रही थी। एक दिन मैंने लीशा को घर से खूब तैयार होकर निकलते देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। मैंने भी उसका पीछा करने की ठानी। वह घर से सहेली के घर का कहकर निकली थी। हमारी गली से मुड़ते ही वह एक बेहतरीन किस्म की शानदार गाड़ी में जा बैठी। मैंने थोड़ा सा आगे होकर देखा तो उसमें एक निहायत खूबसूरत हैंडसम लड़का बैठा था। वह लड़का शक्ल से ही रईस दौलतमंद लग रहा था। मैं घर वापस आ गई। मुझे बेइंतहा जलन हो रही थी। आखिर लीशा के हाथ इतनी बड़ी आसामी लगी कैसे थी? वह तो मुझसे भी ज्यादा खुशकिस्मत हो रही थी। मैंने पूरा राज मालूम करने की कोशिश की तो बात ये सामने आई कि लीशा और उस रईस लड़के रियांश की मोहब्बत बड़े जोरों शोर से चल रही थी, जबकि वह काला सा लड़का तो सिर्फ इस रईसजादे के प्रेम पत्र खत देने आता था। वह सिर्फ एक हरकारा संदेशवाहक था। ऐश ओ आराम की जिंदगी गुजारने के बाद अगले घर जाकर भी खुशहाल रहे। इस तरह तो उसे कभी भी सजा न मिलती इस सब की जो उसने मेरे साथ किया था। मेरा दिल इस पर राजी नहीं हो रहा था। मैंने एक खतरनाक योजना बना डाली, एक ऐसा जुआ जिसके आगे या तो मेरे लिए जन्नत थी या फिर जहन्नम, लेकिन मैं बेखतर इसमें कूद पड़ी। अब मुझे अपना बदला हर कीमत पर चाहिए था। मैंने विक्रांत से साफ अल्फाजों में कह दिया, मैंने अपनी आंखों से लीशा को किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा है। वह बहुत बिगड़ चुकी है। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत हंगामा किया, मुझे बुरा भला कहा, मेरी नीयत पर शक किया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा झर विक्रांत के कानों में उड़ेलती रही, शक की बीज लगाती रही। एक दिन वह रईस लड़का लीशा से उसी काले लड़के के घर में मिलने आया था, शायद शादी की बात पक्की करने। मैंने विक्रांत को फोन करके घर बुला लिया। उनसे कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। वह घर आए तो मैं उन्हें अपने साथ छत पर ले गई और दूर से लीशा का वह रास्ता दिखाया जहां वह जाती थी। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्द ही लीशा उस घर से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। मैंने विक्रांत को कहा, आप गेट के पीछे छिपकर हमारी बातें सुने, तब आपको यकीन आएगा। उनका रंग गुस्से से सुर्ख हो रहा था।
वह मेरे पीछे चले आए। लीशा जैसे ही घर दाखिल हुई, मैंने उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहा, लीशा, मैं देख चुकी हूं तुम कहाँ से आ रही हो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुमने तो अपने भाई के मुंह पर कालिख मल दी है। वह हमेशा की तरह मुझ पर धौंस जमाने के लिए गुरूर से बोली, हाँ, मिलकर आई हूं। इस लड़के से मेरा चक्कर चल रहा है। यूं ही हर रोज मैं इस लड़के से मिलने जाती हूँ। सबकी आंखों में धूल झोंक कर जान लिया सच। आप खुश? लेकिन यह सब जानकर भी आपको कोई फायदा नहीं हासिल होने वाला, क्योंकि आपकी बात पर कोई यकीन ही नहीं करेगा। भाई को बताएंगी तो वह आपको तलाक देकर घर से निकाल देंगे, मगर मुझ पर शक नहीं करेंगे, क्योंकि वह मुझ पर अंधा एतबार करते हैं। लीशा की बातें सुनकर विक्रांत गेट के पीछे से निकल आए। उनके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। उन्होंने थप्पड़ मार मार कर लीशा का मुंह लाल कर दिया। लीशा खौफ से चीख उठी। मेरी सास भी भागकर अपनी बेटी को बचाने के लिए आई। विक्रांत गुस्से से चिल्लाए, अंधा एतबार करता हूं, मगर अंधा हूं नहीं। अगर आज पिताजी जिंदा होते तो वह तुम्हें अपने हाथों से मार डालते, मगर मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श रहा हूं। फिर तो सब कुछ चुटकी में ही हुआ था। विक्रांत ने पंडित जी को बुला लिया और उस काले लड़के को भी थप्पड़ मार मार कर घर ले आए। उस लड़के ने हमारे घर आकर वही सब कहा जो मैं उसे सिखाकर आई थी। उस दिन से कोई 4 दिन पहले मैं उस लड़के के घर गई थी। वह काफी गरीब था। माँ के इलाज के लिए उसे 50,000 की जरूरत थी। मैंने उसको 1 लाख रुपए देकर खरीद लिया था। इस तरह उसने वह सभी कहा जो मैं उसके मुंह से कहवाना चाहती थी। यूं उन दोनों का विवाह शादी पड़वाया जा रहा था। मैं यह सब ड्रामा, जिसकी मैं निर्देशक डायरेक्टर थी, बड़ी खुशी से देख रही थी। लीशा हाथ जोड़ जोड़ कर रो रही थी, चला रही थी, भैया मेरी बात सुने, मैं दूसरे लड़के से मोहब्बत करती हूँ। इस बात पर तो विक्रांत को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि उनकी बहन कितने लड़कों को जानती थी। मेरी सास ने रो रो कर अलग मातम शोर मचाया हुआ था। वह बेहोश होने के करीब थी। खैर, मेरी दिली तमन्ना पूरी हो गई और लीशा का मनहूस साया मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। मुझे उसका अंजाम सोच सोच कर हंसी आती थी। उसने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था। अब उसके साथ भी बुरा हो रहा था। वह तो लोगों के बर्तन मांज मांज कर अपना पेट भरती होगी। उसके दिन अब ऐश के नहीं थे। मेरी सास शोभा देवी लीशा के वाकये के बाद बिल्कुल ही टूट गईं। उनकी सेहत गिर गई और मैं शेरनी बन गई। मैं अपनी सास से पूरे घर के काम करवाने लगी। उन्हें सुकून नहीं देती थी। इन्हीं दिनों में भगवान ने मुझे औलाद की खुशी दी। मैं माँ बनने वाली हुई तो विक्रांत के दिल से बहन का गम निकला। अब तो मैं उनकी लाडली पत्नी, बीवी बन चुकी थी। हर चीज मेरे हुक्म पर होती थी। यही सब तो मैं चाहती थी। बिना वजह लीशा ने मेरा इतना कीमती वक्त जाया किया था। खैर, अब तो घर के बर्तन तक मैं अपनी सास से धुलवाती, उन पर जरा भी दया नहीं करती थी। यूं ही मेरे 8 महीने पूरे हो चुके थे। वह दिन मेरे आराम के दिन थे, मगर मेरी सास ने तो अजीब ड्रामा शुरू कर लिया था। कभी उन्हें चक्कर आ रहे होते तो कभी उनका जी मिचलाने लगता। वह सारा सारा दिन उल्टी खाए करती रहती। अब तो उनका बेटा भी उनके लिए फिक्रमंद हो रहा था। मेरी भी हालत ऐसी हो गई थी कि काम नहीं हो पाता था, जबकि मेरी सास तो पूरी तरह बिस्तर पर आराम, बेड रेस्ट पर थीं। मैं यह सब ड्रामा ही समझती रही, मगर उनकी हकीकत तो मुझे तब मालूम हुई जब मैंने उन्हें प्रसूति वार्ड, गायनेकोलॉजी वार्ड में देखा। बेटी तो बेटी, माँ भी किसी से कम नहीं निकली थी। उसने भी मेरे और विक्रांत की आंखों में धूल झोंकी थी। हुआ यह था कि मैंने पेट दर्द का बहाना किया तो विक्रांत ने मुझे तसल्ली दी कि वह मेरे पीछे सब संभाल लेंगे। मैं आराम की गर्ज से माँ के घर मैके पहुंच गई। दुनिया में शायद सिर्फ माएँ ही निस्वार्थ मोहब्बत करती हैं। मेरी माँ ने बड़ी खुशदिली से मेरा इस्तकबाल किया था। वह तो मुझे बिस्तर से उतरकर पानी भी नहीं पीने देती थी। कुछ दिन तो भाभी ने भी मीठा बोला, मगर फिर उनकी आंखों के सामने भी अंधेरा छाने लगा। वह मुझसे बहाने बहाने से काम करने को कहती थी। एक दिन मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ाकर बोली, बेटी, ये पूरे घर में झाड़ू पोंछा किया करो। इससे तुम्हारी डिलीवरी, बच्चे के जन्म में आसानी हो जाएगी। मैंने शिकायती नजरों से माँ की तरफ देखा तो वह मुझे बहुत बेबस नजर आईं। मैंने बड़े गुस्से से झाड़ू पकड़ा और जोर जोर से मारने लगी। यूं ही न जाने किस बुरी घड़ी में मेरा पैर मुड़ा और मैं सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। फिर मुझे कुछ होश न रहा। मैं कई घंटे की बेहोशी के बाद जब होश में आई तो मुझे अपना आप निहायत हल्का फुल्का सा महसूस हुआ, जैसे मुझसे मेरे जिस्म का कुछ हिस्सा जुदा हो गया हो। मैंने जल्दी से अपने पेट की जानिब देखा तो मैं समझ गई। मैंने खुशी से माँ को पुकारा और कहा, माँ, मेरी औलाद कहाँ है? बेटा हुआ है या बेटी? मेरी बातें सुनकर माँ रोने लगी। उनके रोने से मैं घबरा गई। मैं चीख चीख कर नर्सों से अपने बच्चे के मुताल्लिक पूछने लगी। तब मुझे लेडी डॉक्टर ने बताया कि बेटा दिया था भगवान ने, मगर हम इस बच्चे को बचा नहीं पाए। अब तो शायद फिर मुझे आराम का इंजेक्शन लगा दिया गया। फिर यूं होता कि जैसे ही मुझे होश आता मैं चीखने लगती, चिल्लाने लगती और मुझे दोबारा नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाता। 3 दिन गुजरे होंगे,
जब मैंने होश में आते ही अपनी सास की आवाज सुनी। वह किसी को बेटा होने की मुबारकबाद दे रही थी। मैं यूं ही आंखें मूंद कर लेटी रही। फिर मुझे लीशा की आवाज आई तो मैंने तुरंत आंखें खोल दी। मैंने देखा लीशा का बिस्तर मेरे बिस्तर से एक बिस्तर छोड़कर पड़ा था। वह बड़ी प्रसन्न, खुश सी लेटी अपने बच्चे को आगोश में लिए चूम रही थी। मेरी सास उन दोनों को देखकर निहाल हो रही थी। अपनी सास को वहां देखकर मुझे समझ आ गया था कि वह भी हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। वह हमें धोखा देकर अपनी बेटी से मिलती थी। लेकिन लीशा, वह तो मुझसे एक बार फिर जीत गई थी। उसने अपनी औलाद पाली थी और मैंने खो दी थी। मैं नर्सों से नजर बचाकर अपने बिस्तर से उठकर लीशा के बिस्तर के पास चली गई। मैं रो रही थी। मेरे दिल में एक तीव्र दर्द था। मैंने लीशा से कहा, लीशा, तुमने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। जब मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा बुरा किया तो भगवान ने मुझसे मेरी औलाद छीनकर फौरी बदला ले लिया, जबकि तुम तो आज भी प्रसन्न हो। मुझे देखकर वह शांत पड़ चुकी थी। उसकी आंखें भी भीग चुकी थीं। लीशा बोली, भाभी, मुझे आप एक आंख नहीं भाती थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे भैया से दूर हो जाएं। भैया सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करें। इसी वजह से मैं हर मुमकिन कोशिश करती थी कि आपको जलील करूं ताकि आप भैया को छोड़कर चली जाएं। आपके साथ मैंने जो किया उसकी मुझे सजा मिलनी ही मिलनी थी, और मिली भी। मैंने आपकी जिंदगी तबाह की और मेरे पति ने मेरी। वह मुझ पर हर घड़ी शक करता था कि मैं कहीं उस लड़के के साथ भाग न जाऊं जिससे मोहब्बत करती थी। इसीलिए वह मुझे मारता पीटता रहता था। मुझसे लोगों के घरों में नौकरी जॉब करवाता था। भाभी, इस दुनिया में हर इंसान को उसके जुर्म की सजा जरूर मिलती है। मेरा जुर्म और प्रकृति का था जिसकी मुझे सजा मिल गई। आपका जुर्म बहुत बड़ा था। आपने मुझसे मेरे घर वालों का प्यार भी छीन लिया और मुझसे मेरी मोहब्बत भी। भगवान ने आपसे आपकी मोहब्बत, आपकी औलाद छीन ली। हमारे हिसाब बराबर हो गया। लेकिन इस सब में मेरी माँ शोभा देवी बेकसूर हैं। उनका ख्याल रखें, खुदा के लिए। उनको मेरे गम की वजह से अल्सर हो चुका है। उन्हें खाना भी हजम नहीं होता। इसे कैंसर बनने का भी खतरा है। आप अपने जिम्मे एक और गुनाह मत लें। भगवान के वास्ते उन पर दया करें। शायद उनकी दुआ आपको लग जाए और भगवान आपको फिर से औलाद नसीब करे। लीशा की बातें सुनकर मैं थरथरा कर रह गई। मुझे मालूम पड़ चुका था कि मुझसे गलती कहाँ हुई थी। मैंने भगवान के नियम कर्म को अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी। उसको लेने देती ना अपना बदला। मैं खुद ईश्वर क्यों बन गई। मैंने भगवान से रो रो कर माफी मांगी और आगे से अपनी सास का ख्याल रखने की कसम खा ली। लीशा की बातें सुनकर मेरे अस्तित्व में कंपी तारी हो गई। वह आंसू जो मेरे दिल के अंदर कहीं जम गए थे अब बेइख्तियार बह निकले। मैंने लीशा के हाथ थाम लिए। लीशा, मुझे माफ कर दो। मुझे वास्तव में मालूम नहीं था कि तुम इस कदर तकलीफ से गुजर रही हो। मैं अंधी हो चुकी थी। सिर्फ बदले की आग मेरे दिल में जल रही थी। लीशा ने अपने बेटे का माथा चूमा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, भाभी, इंसान से गलती होती है। आप बस माँ का ख्याल रखें, बाकी सब कर्म पर छोड़ दें। मैंने लीशा को यकीन दिलाया कि मैं अब एक नई रुक्मणी बनूंगी। मैंने तुरंत नर्स को बुलाया और सास शोभा देवी के इलाज के बारे में विस्तार से पूछा। सास का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह वाकई बहुत कमजोर लग रही थी। मेरे दिल में तीव्र पछतावे का एहसास हुआ। मैंने अपने बदले की खातिर एक बेकसूर माँ को इस हाल तक पहुंचा दिया था। मैं 3 दिन बाद अस्पताल से घर लौटी, मगर यह वह रुक्मणी नहीं थी जो 2 महीने पहले घर छोड़कर गई थी। मेरे कदमों में अब नई विनम्रता और दिल में सेवा का जज्बा था। घर आकर मैंने सबसे पहले सास के कमरे का रुख किया। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, कमजोर और बेबस। मैं उनके पास बैठी, उनके पैर दबाए और माफी के लिए कोई लफ्ज ढूंढ न सकी। मेरी खामोश आंखें ही सब कह रही थीं। शोभा देवी ने आहिस्ता से अपना हाथ मेरे सर पर रखा। उनकी आंखें भी नम थीं। बहू, तुम्हारी भाभी ने जो किया उसका मुझे भी बहुत दुख है। वह अब भी मुझे अपने बेटे के खो जाने पर दोषी नहीं समझ रही थी। उनकी यह निस्वार्थ मोहब्बत मेरे दिल को और ज्यादा चोट पहुंचा रही थी। मैंने विक्रांत को फोन किया और पहली बार सच्चाई का इकरार करने का फैसला किया। विक्रांत, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने ही लीशा को उस गरीब लड़के के साथ फंसाने का प्लान बनाया था, कि लीशा किसी और से प्यार करती थी। मैंने बताया कि किस तरह मैंने पैसे देकर उस लड़के को झूठा बयान देने पर मजबूर किया ताकि लीशा को उसकी खुशी से महरूम कर सकूं। विक्रांत ने फोन पर कई लम्हे की खामोशी इख्तियार कर ली। मुझे लगा कि वह अब मुझे वाकई हमेशा के लिए छोड़ देंगे, मगर उनका लहजा रूखा होने के बजाय गहन गमगीन था। तुमने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया रुक्मणी, मगर तुमने अपनी औलाद भी खो दी है। हमारे बीच अब सिर्फ एक खामोश समझौता रहेगा। यह समझौता मुझे मंजूर था। मैंने कर्म का कर्ज स्वीकार कर लिया था और अब मुझे इसे अपनी सेवा और नेकनियति से चुकाना था। देवर की वापसी। उदय 1 हफ्ते बाद।
हमारे घर में एक नया किरदार दाखिल हुआ। विक्रांत का छोटा भाई उदय, जो विदेश में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वापस आया था। उदय शक्ल से विक्रांत जैसा ही था, मगर उसकी आंखों में एक खास चमक और समझदारी थी। उदय ने आते ही लीशा की अचानक शादी और सास की हालत के बारे में सुना। जब उसने मुझे देखा, जो अब सास की देखभाल में लगी रहती थी, तो वह मुझे कोई देवदूत समझा। मैंने उसे पूरी सच्चाई बताने का फैसला किया। एक शाम मैंने हिम्मत करके उदय को एक कॉफी के दौरान सब कुछ बता दिया। मेरे अल्फाज सुनकर उदय के चेहरे का रंग बदल गया। वह हैरान भी था और गुस्से से भरा भी। भाभी, आपने हमारी बहन के साथ कितना बड़ा जुल्म किया। आपने अपने भाई के सामने अपने नेक होने का ड्रामा किया और पीछे से मेरी माँ को इस हाल तक पहुंचा दिया। इस लम्हे मेरे हाथ में थामे कांपते कप को थामकर मैंने कहा, उदय, मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी है। मैं अब सिर्फ सेवा करना चाहती हूँ। तुम मुझे ये मौका दो कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं, लीशा को उसकी मोहब्बत वापस दिला सकूं। उदय सोच में पड़ गया। उसने मेरी आंखों में सच्चाई और पछतावा देखा। वह एक निष्पक्ष, इंसाफ पसंद लड़का था और जानता था कि बदले से सिर्फ और ज्यादा तबाही होती है। उसने फैसला किया कि वह मेरी मदद करेगा, लेकिन एक शर्त पर। भाभी, आपको लीशा को उसके रईसजादे से दोबारा मिलवाना पड़ेगा और माँ को ठीक करना पड़ेगा। अब मेरा नया मकसद ये था कि किसी तरह लीशा को तलाक दिलवाकर उसकी मोहब्बत से दोबारा शादी करवाई जाए। यह काम आसान न था। लीशा का पति, वह गरीब लड़का, जबरदस्त किस्म का लालची निकला। वह तलाक देने के बदले 50 लाख रुपए का मांग कर रहा था। यह रकम विक्रांत के लिए भी बहुत बड़ी थी और विक्रांत तो अब भी मुझसे दूरी बनाए हुए थे। मैंने लीशा के रईसजादे ज्यांश से संपर्क किया। ज्यांश भी लीशा की तलाश में था और अपने किए पर पछतावा था। वह यह सुनकर कि लीशा को कैसे फंसाया गया था, फौरी तौर पर मदद के लिए तैयार हो गया। ज्यांश ने तुरंत 50 लाख रुपए का इंतजाम किया और मैंने यह रकम लीशा के पति को देकर उसे कानूनी तलाक पर मजबूर कर दिया। यह सब चुपके से हो रहा था। जब विक्रांत को मालूम हुआ कि लीशा को तलाक हो गई है, तो वह गुस्से में लाल हो गए। तुम क्या कर रही हो रुक्मणी? अब इसका क्या होगा? इसका विवाह इसके प्यार से होगा, विक्रांत, मैंने आत्मविश्वास भरे लहजे में जवाब दिया। और इस विवाह में आप, माँ जी और उदय भी शामिल होंगे। मैंने आपकी बहन की जिंदगी को बचाने के लिए वह सब किया जो मुझे पहले दिन करना चाहिए था। विक्रांत ने मेरी आंखों में देखा। उनकी सख्ती नरम पड़ चुकी थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि मैंने वाकई बदलने की कोशिश की है। लीशा और ज्यांश का विवाह सादे मगर खूबसूरत अंदाज में हुआ। मेरी सास शोभा देवी की सेहत अब बेहतर हो रही थी। वह दोबारा चलने फिरने लगी थी। लीशा का दिल से निकला हुआ सच्चा धन्यवाद और सास की दिल्ली दुआ ने मेरे दिल को पहली बार वास्तविक सुकून बख्शा। उदय ने सच्चाई को विक्रांत से छिपाकर रखने में मेरी मदद की, मगर एक दिन खुद ही कहा, भाभी, आपने कर्म का हिसाब तो सुधार लिया, लेकिन यह राज हमेशा आपके दिल पर बोझ रहेगा। आप सच बताकर अपने रिश्ते को पवित्र क्यों नहीं कर देती? मैंने हिम्मत की और विक्रांत को दोबारा सब बताया, इस बार किसी बदले के बिना, सिर्फ सच्चे दिल से। विक्रांत को यह जानकर दुख हुआ कि उदय भी इस साजिश में मेरा साथी था, लेकिन उसने यह भी देखा कि मेरे अंदर कोई खोट नहीं रहा था। तुम एक बार फिर मेरी बहन की खुशियां बर्बाद करने लगी थी, रुक्मणी, मगर तुमने मुझे माफी मांगने का तरीका सिखा दिया है, विक्रांत ने कहा और मेरे हाथ थाम लिए। मेरे दिल का सूनापन अब खत्म हो चुका था। लीशा की मोहब्बत वापस मिल गई थी, सास की सेहत ठीक थी और मेरे पति का भरोसा वापस आ रहा था। जल्द ही एक और नई खबर घर में आई। मेरी सास की दुआओं और पुरसुकून माहौल की वजह से मैं दोबारा गर्भवती उम्मीद से थी। मुझे अब यकीन हो चुका था कि कर्म का सिद्धांत बड़ा सीधा है। जब आप किसी दूसरे के लिए अच्छा करते हैं, तो ईश्वर आपके लिए 10 गुना ज्यादा अच्छा करता है। मेरा बदला तो मुझे औलाद छीनकर सजा दे गया था, मगर मेरी पछतावा और नेकी ने मुझे दोबारा माँ बनने का मौका दिया। मैं अब रुक्मणी थी, जो अपने नाम की तरह शानो शौकत की रानी नहीं, बल्कि सुख और सादगी की रानी थी।